हेलो गाइस। तो आज 12 नवंबर है, छोटी दिवाली है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आज इस 12 नवंबर के जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को अब हम शॉर्ट और बहुत कम टाइम पे एनालाइज करेंगे कि इस न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो आज संडे है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपने सभी काम को कर रहे होंगे। तो आज चालू करते हैं। 1 वोट 2 स्टेट 2 वोट्स। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति जो होगा वो 2 वोट्स दे सकेगा और एक व्यक्ति जो होगा वो 2 स्टेट्स में रहेगा, है ना। कुछ इस तरीके की बात की गई है इसमें। इसमें इस तरीके की बात की गई है, देखो यहाँ पर इसने बोला कि जो 2 स्टेट है, पहला महाराष्ट्र और दूसरा तेलंगाना, इन 2 स्टेट्स के जो लोग होंगे वो, इनके पास 2 आईडीज होंगी, 2 आधार कार्ड्स होंगे, ठीक है। और 2 स्टेट की सिटीजनशिप होंगी और ये बेनिफिशियरी भी 2 तरीके से होंगे। इनको 2 राशन कार्ड होंगे इन लोगों को और ये डबल प्रॉफिट को ले सकेंगे। ये बात इस चीज़ में लिखी हुई है। तो इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि स्पेशल 14 विलेज के लोगों को ही एप्लीकेबल होगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन हो रखा है। जैसे मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ, ये रहा, ये देखो 14 विलेज ऑफ परदोली और अर्थपुरा ग्राम पंचायत, जिसमें ऑल ओवर 3023 रेजिडेंट्स है, जिनकी पॉपुलेशन 5000 है। वो उनके पास द पावर ऑफ वोट होगी बोथ स्टेट में, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। इन 2 पंचायतों में जब ये 2 तरीके से वोट देंगे तो इनके पास 2 आधार कार्ड हो जाएंगे। तो क्या ये जो इन लोगों की जो आइडेंटिटी है ये स्प्रेड हो जाएगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं, एक व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करेगा। अगर वो एक जगह पर मनरेगा के भी इनके 2 कार्ड हो जाते हैं, जिसमें मनरेगा एक इस तरीके की स्कीम है जहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को 2 तरीके से 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना का एक इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मजदूरों को 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलता है। इस मनरेगा के तहत हमारे जो भारत ने बहुत सारे कोविड के समय पे जितने भी लोग थे जिन लोगों को रोजगार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही थी, मनरेगा ने उन लोगों को विलेज एरिया पे उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाए थे उन्हीं की लोकेशन पे। तो अभी ये इशू अराइज हुआ है, हालांकि अभी इसके क्या सिग्निफिकेंस होने वाले हैं, क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। इसको पेज नंबर 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे पेज नंबर 6 में जाके एक बार रीड करते हैं, ओके। हालांकि पेज नंबर 6 में भी मैंने इसे रीड किया हुआ है, इसमें इन्होंने पेज नंबर 6 में इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनके पास 2 आधार कार्ड्स होंगे, 2 वोटिंग राइट्स होंगे, है ना। द पीपल ऑफ 14 विलेजेस बेनिफिट फॉर द सोशल वेलफेयर स्कीम इन बोथ स्टेट, है ना। दोनों स्टेट में वेलफेयर के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, है ना। ये रहा बेनिफिशियरी फॉर द बोथ 2 स्टेजेस 2 स्टेट्स। दे हैव 2 वोटर कार्ड्स, 2 आधार कार्ड्स एंड गेट रेशन कार्ड एंड द पेंशन ऑफ द बोथ स्टेट। अगर किसी किसी स्कीम में स्टेट में पेंशन की सुविधाएं हैं, किसी किसी स्टेट में हैंगी, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेट की पेंशन स्कीम्स को भी लेने के लिए हकदार होगा, है ना। इनके पास जो होगा ये देखो यहाँ पर मेंशन है 2 मनरेगा जॉब कार्ड, 2 मनरेगा के जॉब कार्ड होंगे। जैसे कि हम मेंशन करते हैं कि मनरेगा के थ्रू 100 डेज का हम लोग इन लोगों को वर्क प्रोवाइड करवाते हैं ना, लेबर लोगों को वर्क प्रोवाइड होता है। तो क्या इस मनरेगा में इन लोगों को जब ये दोनों कार्ड से बेनिफिशियरी होंगे तो इनको 200 डेज का जो रोजगार है वो प्रोवाइड किया जाने लगेगा। तो देखो इसको एक इस नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे हाँ, हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, एक ही हमारा जो स्टेट के सिटीजनशिप का एक ही सिटीजनशिप का कार्ड होता है, एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही जैसे मनरेगा जॉब कार्ड का एक ही कार्ड होता है,
है ना, और राशन कार्ड का एक होता है। तो ये लोग ऑल ओवर जो इनकी राइट्स हैं, ये ऑल ओवर दुगना प्रॉफिट इस चीज को उठा लेंगे, है ना। हम लोगों को इक्वल किस तरीके से करते हैं, हम लोगों के पास हम कहते हैं ना, हम सभी व्यक्ति एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे इक्वल है, वो है एक इकलौता वोटिंग राइट। वोटिंग राइट एक तरीके का पॉलिटिकल राइट है, जिसमें इंडिया की डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है। तो आगे देखते हैं इस चीज के ऊपर, आगे और भी बहुत ज़्यादा बहस होगी। अभी तो ये टॉपिक नया नया स्टार्ट हुआ है, तो इस टॉपिक के बाद आगे अगर इस चीज़ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई चीज़ होती है तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। तो अगला जो पहली न्यूज़ है वो कंप्लीट हो गया, अगली न्यूज़ पे आते हैं अब हम। अगली न्यूज़ है ऑर्डर ऑफ 1 लाख दीपावली लैम्प्स लाइट अप कश्मीर मेजोरिटी ऑफ द हेलमेट्स। ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। PM woos Marigas with a promise to set up a panel of scheduled caste sub quota demand। अच्छा, यहाँ पर कोटे की डिमांड को लेकर भी और भी ज़्यादा ही एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू है, जहाँ पर कोटा वाले जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हमने ये बात की गई है, जो कोटा वाला सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम को 2030 तक एक्सटेंड किया हुआ है। और हालांकि हमने ये देखा है कि ये कोटा सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 10 साल के एक्सटेंशन पीरियड के लिए, लेकिन रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू इसको आज तक भी जिंदा रखा गया है रिजर्वेशन सिस्टम को। तो यहीं पर ही शेड्यूल कास्ट में भी सब कोटा की डिमांड की जा रही है। और क्या सब कोटा से हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है कि जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ओबीसी को 27% से लेकर 29% का कोटा मिलता है, और SC/ST को 10% के आसपास तक। तो ऑल ओवर कोटा के जो लिमिट है वो सेट 10% हमारे EWS को मिलता है। तो ऑल ओवर जो कोटा की लिमिट सेट की गई है वो 49 से लेके 50% के बीच में ही होनी चाहिए। कोटा और रिजर्वेशन सिस्टम 51% को अप्रोच नहीं कर देना चाहिए। इस तरीके की बात हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कमिटीज जो बनाई गई हैं, उन कमिटीज का ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर सब कोटे की डिमांड सब लोग करने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिजर्वेशन में जो 50% कोटास की बात है वो एक्सटेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आगे देखते हैं इस चीज़ से रिलेटेड क्या जजमेंट आती है। केरला फार्मर एंड टू द लाइफ टू द बैंकरप्ट एंड डिनाई लोन ब्लेम टू द गवर्नमेंट। जो केरला के जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने लाइफ लाइन्स में जो लोन लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर देखो दोस्त, एक सिस्टम है कि फार्मर्स की इनकम ठीक तरीके से ना होने पर जो फार्मर्स होते हैं वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि फसल की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी और उसके बाद हम इस लोन को चुका पाएंगे। लेकिन आज तक ये देखा गया है, या पुराने समय से भी देखा जाए, वो लोन इस तरीके से ट्रैप फॉर्मेट में होता है जहां पर किसान उस फसल को उगाने के बाद अपनी मेहनताना तो को भी क्रॉस नहीं कर पाता। तो वो लोन वाला जो ट्रैप होता है, उस ट्रैप में वो बाउंड हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से जो हमने नोटिस किया है कि जो केरला के फार्मर है वो लोन लेने से डिनाई कर रहे हैं बैंक से, और इस बात के लिए वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोन इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो हमारे लिए ठीक तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। तो ये ऑल ओवर मुझे तो लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट है। और फार्मर्स के बारे में तो हरदम हम चीज़ें देखते हैं, जितनी भी स्कीम्स आती है। देखो दोस्त, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती ज़रूर है,
उस स्कीम्स को निकालने के बाद वो ग्राउंड रियलिटी पे इस चीज़ को चेक नहीं कर पाते, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ह्यूमंस की वजह से, लैक ऑफ टीम, जो डिपार्टमेंट्स में टीम्स होती हैं उन टीम्स की कमी के कारण वो ग्राउंड रियलिटी को ठीक तरीके से चेक नहीं कर पाते। देखो वो लोग जो सीड्स हैं, जो किसान समृद्धि योजना, जो किसान है, किसान को एजुकेट करके उनको उनकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए प्रमोट किया जाए जा सके, लेकिन हमने देखा है कि ग्राउंड रियलिटी पे ये चीज़ें इम्प्लीकेशंस इन लोगों का होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से किसान हर वक्त लॉस को झेलता चला जाता है। तो लोन लेने के बाद जब वो बैंक से लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो उस ट्रैप में फंसता चला जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा लोन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जैसे तैसे उस लोन को चुकाते हैं और उसके बाद जो ज़मीन होती है उस किसान की, ज़मीन को जो बैंक होता है वो उस ज़मीन को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे केरला के जो फार्मर्स हैं वो इस ज़मीन को लेने से मना कर, मतलब इस लोन्स को लेने के लिए मना कर रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है, हमने 2 न्यूज़ को कंप्लीट किया है, अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी। ड्रग स्मगलर फाइंड न्यू रूट विया मिजोरम इन्वेड टू द क्लैश इनटू मणिपुर। अच्छा हाँ, अभी हमने देखा था कि एक लिजार्ड शेप की दिखने वाली एक छिपकली थी, जो हमें नेचुरल छिपकली कहते हैं हम, उसका यूज हम लोग जो हमारे चाइना के लोग हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो यहीं मिजोरम, मणिपुर, इन्हीं वाले जो एरियाज हैं उन एरियाज में आज तक जो ड्रग के जो सिस्टम है वो आज तक चलते आ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इनको ड्रग स्मगलर जो है उन्होंने एक नया रूट देख लिया है, जो मिजोरम से इन्वेड करते हुए मणिपुर की तरफ हिट करता है। ठीक है, ये जो एरियाज होते हैं इंटरनेशनल एरियाज होते हैं जो कि ट्रैफिकिंग के लिए फेमस है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है यहाँ पर नारकोटिक सब्सटेंस की, असम और मिजोरम के एरिया में, जो कि 10 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होता है ना, 10 किलोमीटर है बॉर्डर है इंटरनेशनल पे। और ये जो है किस जरिए इस चीज़ को क्या करते हैं, स्मगल करते हैं। ये एक रिवर है जिसका नाम है तायो रिवर, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तायो रिवर, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये रहता है रिवर विच मार्क्स टू द इंडिया बॉर्डर विद द म्यांमार, जो कि इंडिया का बॉर्डर तय करती है म्यांमार के साथ। तो इस रूट के जरिए एक नया रूट इन लोगों ने ड्रग को स्मगल करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं। और हम यहाँ पर देखो पर्टिकुलर डाटा भी यहाँ पर मेंशन है कि जो जनवरी टू अक्टूबर असम राइफल रिकवर द वेपन्स 18, और ये देखो जनवरी से अक्टूबर तक जो असम राइफल्स है उन्होंने 18 वेपन्स को कॉन्ट्रैबंड 18 वेपन्स को यहाँ पर, और 74 करोड़ का जो अमाउंट है उसको इकट्ठा किया है। और ड्रग की क्वालिटी की बात करें, ड्रग की अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लगभग 900 करोड़ से भी ज़्यादा का जो ड्रग है उन्होंने यहाँ पर रिकवर किया है। ऑल ओवर इंडिया 131 इंडियंस एंड 58 म्यांमार्स नेशंस है, जिसमें 131 इंडियन नेशंस के हैंगे और 58 म्यांमार्स नेशन के लोग हैं जो यहाँ पर इस चीज़ में पकड़े गए हैं। तो ऑल ओवर नारकोटिक्स के ऊपर था ये, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस इतना काफ़ी है। एक नया टॉपिक है, इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू फिक्स द लेदरिंग पॉल्यूशन टू द नेबुला साइंस। देखो एक आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन के जरिए जितना भी हमारे जो भी स्मोक का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेते हैं। और इस आर्टिफिशियल रेन के सहारे से, एक मिनट मैं इसको हाँ, इसमें मेंशन किया हुआ है कि आईआईटी कानपुर जो है उसके जरिए इन्होंने आर्टिफिशियल रेन को मॉडिफाई करने की बात की हुई है। देखो दोस्त, इसको हम अलग प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन है, जैसे आज के समय पे हम बात रहे हैं
बात कर रहे हैं, जैसे एक साउथ की एक्टर थी जिनका नाम स्मृति मडाना, शायद उनका नाम था। तो उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बात आई थी, जिनमें एक एक्टर थी जिनका नाम था शायद मडाना सरनेम है। उन एक्टर के ऊपर एक लड़की थी जो उन एक्टर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक उनकी तरह की वीडियोस को प्रमोट कर रही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल रेन, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं या फिर अलग है? देखो दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सॉफ्ट या फिर वीडियोस कंटेंट, ऑडियो कंटेंट को लेकर होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रेन की, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बारिश को करवाते हैं। प्रॉपर प्रॉपर इसमें बादलों को इकट्ठा किया जाता है मशीन के जरिए, और जो क्लाउड्स को जनरेट करते हैं, और फिर वो क्लाउड्स जो होते हैं रेन रेन को प्रमोट करते हैं। देखो दोस्त, इसमें क्या होता है जैसे आर्टिफिशियल रेन को हमने करवाया है ना, इस आर्टिफिशियल रेन के जरिए उस एरिया में कभी रेन आनी नहीं थी, लेकिन हमने वहां पर रेन करवा लिए। क्या ये नेचर को एक अलग तरीके से चैलेंज करने वाली बात नहीं है? अगर हम नेचर है, नेचर अपने अकॉर्डिंग अपने आप चीजों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर हम नेचर को चैलेंज करके बारिश करवाते हैं, और आए दिन हम लोग देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर जो आजकल हो रहे हैं। आज भी एक जो मैंने एक न्यूज़ देखी थी, यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं होगी क्योंकि ये थोड़े समय पहले का होता है। रात में ही एक भूकंप आया है 2.1 का दिल्ली एनसीआर एरियाज में। तो इस तरीके के हम लोग अगर नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो नेचर भी हमें इस तरीके के रिवर्ट बैक आंसर्स देता है। तो अभी तक हम इसमें बात कैसे कर सकते हैं कि क्या इस आर्टिफिशियल रेन हमारे नेचुरल डिजास्टर को इंक्रीज कर सकता है या नहीं कर सकता है ना दोस्त? तो ये चीज़ हम आगे भी देखते रहेंगे कि अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर भी उसका रिफ्लेक्ट आंसर करता है। तो बस इसके बारे में इतना ही है, और नेबुला साइंस के अंदर ये आता है। और आगे हम देखते हैं कोई सी न्यू है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये रहा एक अच्छा टॉपिक आया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान टू होल्ड द स्पेशल असेंबली सेशन फॉर द एमिड बज ऑफ ओवर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इस तरीके का प्रोसेस होता है जहां पर हम पूरे इंडियन टेरिटरी में जो किसी भी रिलीजियस टैक्स से इन्फ्लुएंस ना होकर, लाइक रिलीजियस टैक्स इंक्लूडिंग हिंदू हिंदू लॉज में जो लिखा हुआ है, लाइक बाइबल में जो लिखा हुआ है, गीता में जो लिखा हुआ है, कुरान से लिखा है, इसके इररेस्पेक्टिव जाकर ये एक कॉमन लॉ की बात करता है, जहां पर सभी सिटीजन को एक कॉमन लॉ, कॉमन कॉमन लॉ और कॉमन रूल्स के तरीके से गवर्न किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की बात करता है, जहां पर वो कहीं कहीं पर किसी किसी जगहों पर रिलीजियसली टिल्ट दिखाई देता है। तो है ना, रिजर्वेशन पे टिल्ट दिखाई देता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी जो रिपोर्ट है, आपके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी किसी दूसरे स्टेट में होती है, लेट सपोज अगर हम माने कि दूसरी स्टेट, क्या अगर आपने इस चीज को ये भी नोटिस किया होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया पड़ता है, जैसे हम बात करते हैं राजेंद्र नगर, तो राजेंद्र नगर का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस स्पेसिफिक एरिया की एक ब्लॉक में होने वाली एक पुलिस होती है। उस पुलिस के अलावा, उस वाले एरिया के अलावा, यद्यपि क्राइम आपका किसी दूसरे एरिया में हुआ है, तो वो वाली जो पुलिस होती है उस जो एरिया में अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर देते हैं। जैसे मैं मेंशन करता हूँ कोई ठीक है, जैसे कोई ए एरिया है, जैसे कोई ए, अरे यार ये रहा, जैसे कोई ए एरिया है,
उस एरिया में, और एक कोई बी एरिया है। जिस एरिया में हमारी पुलिस, ए पुलिस है, ये बी पुलिस की एरिया है। इस पुलिस आपके साथ कोई क्राइम हुआ है ए एरिया में, लेकिन आपने जो रिपोर्ट सबमिट करी वो बी में रिपोर्ट कर सबमिट करी थी। पहले के समय पे क्या होता था कि भाई आपका जो क्राइम हुआ है वो ए वाले एरिया में हुआ है, तो आप अपनी रिपोर्ट ए में जाके सबमिट करवाओ, है ना, रजिस्टर करवाओ। तो वो लोग रिपोर्ट को लिखा नहीं करते थे, क्योंकि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, जिसकी वजह से अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें गवर्न कर रहे हैं। तो वो इस रिपोर्ट को यहाँ पर लिखता ही नहीं था। तो अगर आपको वो रिपोर्ट लिखवानी होती थी तो आपको स्पेशल उसी एरिया में जाना होता है जहाँ पर आपका क्राइम हुआ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आप एक स्टेट की, आपके साथ किसी स्टेट में भी किसी भी तरीके का क्राइम हुआ है तो आप उसका दूसरे स्टेट में भी जाकर उस कंप्लेन को लिख सकते हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत बड़ी जो है प्लस है। जैसे वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग, वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के भी अकॉर्डिंग रोल को गवर्न करने के तरीके उनके स्पेशल कुरान में लिखी हुई चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उनकी कुरान में लिखी हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग ही उनके रूल्स को गवर्न किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक जगह पे डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, उसके कई सारे एडवांटेजेस भी है और कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसके बारे में मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रीड कर लेना अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ना है। फिर हम ये देख सकते हैं, द शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर इन एमपी शोज सीड द डिसकंटेंट अमंग द फार्मर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। उनके बाद क्या है कि जो शॉर्टेज हो रखी है यहाँ पर इन फार्मर्स के लिए, सीड्स की शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज से रिलेटेड फार्मर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की हुई है कि हमें हमारे जो यहाँ पर सीड्स है उन सीड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। देखो दोस्त, वहाँ पर एरिया भी इस तरीके का होता है। जो एमपी की जो मट्टी है वो ब्लैक सॉइल में आती है, जो कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जो पावर होती है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो होती है, लेकिन द रेट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, द रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू द, आप मिट्टी को देखोगे एल्यूवियल सॉइल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के एरिया में कवर होती है। तो यहाँ पर सीड्स की शॉर्टेज हो जाने के कारण ऑलरेडी फार्मर्स जूझ रहा होता है अपने, ऑलरेडी फार्मर एक चीज़ में ट्रैप होता है, जो कि होती है फार्मर की प्रोसेस। उस प्रोसेस के जरिए आप देख सकते हो, एक तो हमारा जो किसानों का जो कल्चर है वो ऑलरेडी डिक्लाइन होता चला जा रहा है, क्योंकि पहले के समय पे जो एरिया हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े बड़े एरिया रहा करते थे, लेकिन आज के समय पे जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को ठीक तरीके से लैंड नहीं मिल पा रही है। ऑलरेडी लैंड ना मिल पाने एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आप एक सेकंड इशू और क्रिएट हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर, शॉर्टेज ऑफ सीड्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये ऑलरेडी किसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो बस इसके बारे में यही चीज़ें लिखी है स्टेट गवर्नमेंट में, इसको एक एक सस्टेन वे की प्रोसेस के जरिए, एक एक सस्टेन वे के जरिए उनको एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो। तो दोस्त, एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, क्राफ्ट ऑफ वुमन एक्सेप्टेशन। ओके, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ जाती हैं चीज़ें। इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू। अभी इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैंगी, और इसके अलावा अगर कुछ होता है तो हम, कल दिवाली है, आप सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।